हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स कराज एजुकेशन। यह पीएससी सीरीज का पार्ट नंबर 29 है, जहां पर एक कॉम्प्रिहेंसिव जनरल स्टडीज का सेक्शन को डिस्कस किया जाता है। जेएसएससी और जेपीएससी के वेरियस एग्जाम में काफ़ी फ्रूटफुल लेक्चर रहता है। इस लेक्चर के अंदर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट डेज और इवेंट्स आपको देखने को मिलेगा, कैपिटल और करेंसी भी मिल जाएगा, बुक्स एंड आथर्स भी देखने को मिल जाएगा। और आज जो है इंडियन स्टेट्स और जो इन्फॉर्मेशन था उसको आज सस्पेंड कर दिया हूँ। जनरल नॉलेज के साथ झारखंड जी के जेपीसी कोड में जेपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और एट द 11th आवर यानी कि चलते चलते हम लोग कुछ करंट अफेयर भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि करंट अफेयर को आप लोग पार्ट बना के चलिए, उसको अगर छोड़िएगा तो एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है। कोई भी एग्जाम हो, आप लोग उसका प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए कि करंट अफेयर से क्वेश्चन कितना आता है। पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जरूर आप लोग कनेक्ट रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 29। पहला देखिए, 16 अक्टूबर जो संडे को लेक्चर नहीं आता है, तो 16 अक्टूबर को था वर्ल्ड फूड डे। तो वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम 2022 का काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, लीव नो वन बिहाइंड, यानी कि किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, सबको जो है से भोजन मिलना चाहिए। फर्स्ट टाइम जो है 1981 में सेलिब्रेट किया गया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है कब सेलिब्रेट किया गया था। और गरीबी को लेकर आपको पता हो कितना सारा लफड़ा चलता रहता है, तो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ से एक पॉइंट स्टैटिक में आपको जाकर ये पूछ सकते हैं कि जो FAO है यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, वह 16 अक्टूबर 1945 को बनाया था। 16 अक्टूबर 1945 को हंगेरियन एक पर्सन थे जिनका नाम था डॉक्टर पॉल रोमनी, तो उन्हीं के द्वारा इसको बनाया गया था। तो देखिए, आप लोग सिर्फ कंट पढ़ते हैं ना, तो सिर्फ कंट नहीं पढ़ते हैं, साथ ही साथ स्टैटिक भी कवर होते जाता है। हेडक्वार्टर रोम इटली में देखने को मिलेगा, वहीं से जहाँ पर झुकी हुई मीनार है, और जहाँ से गैलीलियो गैलीली निकल कर आए थे। एक पॉइंट यह देखिएगा कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसको ना नोबेल पीस प्राइज मिला था 2020 का, और नोबेल प्राइज का कंप्लीट वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, आप लोग को मिल जाएगा। ज़्यादा वीडियो उसके बाद आया नहीं है, चेक कर लीजिएगा नोबेल प्राइज का। यूनाइटेड नेशंस का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसका जो सेकंड गोल है वह जीरो हंगर के बारे में बात करता है 2030 तक। आप लोग पढ़े हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसमें दूसरा गोल जो है हंगर के बारे में बात करता है। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी। तो यह फर्स्ट 5 गोल आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ से जो सेकंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आएगा, उसमें हम लोग चाहते हैं कि कोई भी जो लोग हैं वो भूखा न रहें। और अभी तो आप लोग को पता होगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी आया है, तो उसमें भारत का रैंक 107 आया है। तो अभी देखिए, हर साल ऐसे ही करते हैं। बताइए कि मतलब एशिया में देखिएगा तो अफगानिस्तान से, मतलब अफगानिस्तान ही एकमात्र ऐसा जो है एशिया में कंट्री है जो हम लोग से पीछे है पूरा एशिया में। समझ सकते हैं किस तरह से इन लोग का इंडेक्स तैयार किया जाता है, चर्चा करेंगे उस पर। तो देख लीजिएगा यहाँ से है। तो साथ ही साथ हम लोग जो फूड डे, वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं, तो हम लोग देखिए यहाँ से बात करते हैं कि जो विश्व खाद्य दिवस है उसमें हम लोग अवेयरनेस ऐसे लोगों को फैलाते हैं कि कोई भी जो लोग है, ठीक है, इससे पीछे नहीं होना चाहिए, सबको भोजन मिलना चाहिए। और खाना आप लोग बर्बाद ना करें, जितना खाना होता है उतना ही लें, बाकी खाना को सेव करें, नहीं होता है बच जाता है तो उसको बांट दिया करें, बट उसको फेंका ना करें। एक क्वेश्चन, एक और इम्पोर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। ये भी जैसे गरीबी को हटाने के लिए जो है डे मनाया जाता है। तो 17 अक्टूबर को ये भी सेलिब्रेट किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा, इसी से कनेक्टेड है। और देखिएगा कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है हर एक साल अक्टूबर में रिलीज किया जाता है। पिछला साल का भी आपको डिस्कस किया था, और मैं बोला था कि जल्दी अपडेट होगा तो नया डेटा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अगर रेगुलर रहें तो सब चीज़ मिलेगा, और रेगुलर नहीं रहेंगे तो फिर आपको पता होगा उड़ते उड़ते आइएगा और उड़ते उड़ते जाइएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। यह इतना कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है ना कि झारखंड के किसी भी एग्जाम को अगर उठा लीजिएगा, कोई भी एग्जाम हो, सब में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। फायदा नहीं, काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, एक पनासिया है यह। तो देख लिए 17 अक्टूबर डेट याद रखिएगा। पर्पस ये होता है कि इरेडिकेट करना है पॉवर्टी को ऑल ओवर द वर्ल्ड से। देखिए डेटा आप लोगों के पास है कि लगभग 75 मिलियन से 95 मिलियन के आसपास, 1 मिलियन में कितना जीरो होता है, 10 लाख होता है, कितना जीरो पड़ेगा काउंट करके बताइए। इतना जो है हैवनट्स यानी कि गरीब हैं जो कि वर्ल्ड में रहते हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी कि हद से ज़्यादा जैसे गरीब है। आपको पता है एक डेटा मैं एक बार देख रहा था, शायद किसी का मोटिवेशनल कोट या मोटिवेट कर रहे थे, तो बता रहे थे कि देखिए गरीबी और अमीरी के बीच ना खाई कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। जो अमीर है ना, जिसके पास पैसा है, उसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, और जो गरीब है उसके पास बहुत ही कम पैसा है। पैसा मतलब बोली कि है ही नहीं, आज खा रहा है तो एक मतलब आज काम नहीं करेगा तो उसको शाम को सोचना पड़ जाएगा कि हमको कहाँ से खाना लाना है। तो इस तरह से हिसाब है। और कुछ कुछ अंबानी और अडानी जैसे लोग हैं, समझ रहे हैं। तो देखिए पैसा बहुत है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा है, बट इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो उसी मिस एप्रोप्रिएशन तरीके से हो गया है। तो इसको जो डेटा है, जो मतलब इस तरह का जो आप लोग देख सकते हैं कि जो गैप है, उसको ऐसे लाने के लिए क्या करना होगा।
तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन। बोला जाता है कि अगर आप पैसा जो है पूरा वर्ल्ड में जितना भी लोग हैं अगर और जितना पैसा है सबको जो है जितना पैसा लेकर सब में बराबर बांट दिया जाए तो बोला जाता है कि 2 साल के अंदर अंदर जहां से पैसा आया था सब जो है वहीं पर पहुंच जाएगा। तो ऐसा कुछ बोला जाता है। तो पैसा को रखने के लिए उसका जो है सही से यूटिलाइज करने के लिए लोगों के पास माइंड होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। रिक्शा वाला के 1 लाख रुपया दे दीजिएगा तो बहुत कम चांस है कि वह जो है आगे कुछ कर पाएगा। ठीक है, वो हो सकता है 1 महीना के बाद 2 महीने के बाद उसके पास पैसा सारा खत्म होगा। ठीक है, तो यही सोच होना चाहिए और सोच होगा तभी जब एजुकेशन होगा। सोसाइटी को एजुकेट कीजिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लेक्चर को आगे बढ़ाते रहिए। पता नहीं मेरे कुछ स्टेटमेंट से किसका मोटिवेशन हो जाए, किसका भला हो जाए, कौन जान सकता है। आपका तो भला हो ही रहा है, ऑब्वियसली अगर जुड़े होंगे तो भला हो ही रहा होगा। इंपॉर्टेंट कंट्री और करेंसी देखते हैं। आज है बोट्सवाना अफ्रीका में, उसके बाद क्रीमिया जो कि न्यूज में यूरोप में चल रहा है, उसके बाद रसिया है यूरेशियन कंट्री है, टर्की भी यूरेशियन कंट्री है और मंगोलिया एशियन कंट्री है। तो आपको समझ में आ जाएगा यूरेशियन कंट्री क्या होता है, आपको अभी पता चल जाएगा और नहीं पता होगा ऐसे, और नहीं पता होगा तो चल जाएगा। बोट्सवाना करेंसी देख लीजिए, इसका गाबारोन होता है, पूला यहाँ पे करेंसी चलता है, करेंसी कोड BWP लिखते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया रखिएगा। क्रीमिया में देखिए यहाँ पे सिमर जो है सिपर फोल है, यहाँ पे सिम्पर फोल इसका कैपिटल है, करेंसी रूबल चलता है, क्योंकि उसको हथिया के रख चुका है आपको रसिया, इसीलिए तो इसको G8 से धक्का मार के निकाले थे और जो है G7 से कंट्री बन गया था। G7 कब फॉर्म किया गया था, इसमें टोटल कंट्री कितने हैं, इंडिया इसके मेंबर है या नहीं है। अब बताइए, टॉपिक तैयार कीजिए। आप लोग बताया ना कि हमेशा जो है A4 साइज का सीट ले लेना है, उसमें जैसे जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ तो उसको जो आपको नोट डाउन करते चलना है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आपका हो जाएगा। क्रीमिया हो गया, उसका रसिया को तो जानते होंगे सारा आप लोग। ये जो है यूरेशियन कंट्री है, मॉस्को इसका कैपिटल हो जाएगा और रशियन रूबल जो है यहाँ पे चलता है, RUB इसका कोड होता है। रूस में 2 बार क्रांति हुआ था, 1907 में और एक बार कब हुआ था, 1907 में, 1905 में, 1905 में हुआ था, एक 1917 में हुआ था। 2 बार रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, 7 और 17 था, कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे इसमें भी। रूस शायद 1907 होगा, कुछ अगर डेटा गड़बड़ होगा तो इसको देखेंगे, अचानक से माइंड से निकल जाता है। अब देखिए, जो रसिया के बारे में बात किया जाता है यूरेशियन कंट्री, तो यूरेशियन कंट्री कहने का तात्पर्य होता है कि ये यूरोप में भी है और एशिया में भी है, इसलिए इसको यूरेशियन कंट्री कहा जाता है। वही हिसाब किताब टर्की का भी है। यह जो है पूछे कोई कहाँ पे है तो ना तो यूरोप में है ना तो एशिया में है, दोनों में पड़ता है, तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा कि कहाँ पे है। इस तरह से पूछे कि यूरोप में है कि एशिया में है, तो दोनों में है। कैपिटल इसका अंकारा हो गया और टर्किश लीरा यहाँ पे चलता है। टर्किश देश चाहे नहीं दे, लीरा आपको देखने को मिलेगा। TLY इसका करेंसी कोड। मंगोलिया देख लीजिएगा, एशिया में उलान बटार इसका कैपिटल होगा। करेंसी यहाँ पे टोगरोग यूज किया जाता है, MNT यूज किया जाता है, मंगोलियन टोगरोग। और जो गोबी मरुस्थल देखने को मिलता है, गोबी, ठीक है, वह गोबी मंगोलिया में ही पड़ेगा मरुस्थल, ध्यान रखिएगा। ओके, तो सारा चीज हो गया। बाकी एशिया और यूरोप को जो अलग करता है उसका नाम है यूराल माउंटेन और यूराल रिवर, इसको याद रखें। नेक्स्ट में बुक्स एंड ऑथर का सेक्शन देखते हैं। तो बुक का नेम है और ऑथर का नेम है, तो इसको मैच किया जाए। लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर, ये सारा लेटेस्ट बुक है, इसको देख लीजिएगा। द लंदन एडवेंचर लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। इनके द्वारा एक और बुक है, बताइए इंपॉर्टेंट बुक। लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर लिखा गया है रस्किन बॉन्ड। उसके बाद साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार, ये लिखा गया है डॉक्टर कल्लू भाई के द्वारा, तो इसको देख लीजिएगा। द हीरो ऑफ टाइगर हिल, ये लिखा गया है सूबेदार मेजर यादव के द्वारा, तो याद रखिएगा, टाइगर जो सूबेदार जो थे से टाइगर थे, इस तरह से याद रख लीजिएगा। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, यानी नेहरू से लेकर मोदी, यानी प्राइम मिनिस्टर जो है से बात किया जा रहा है। टोटल कितने प्राइम मिनिस्टर अब तक हो चुके हैं, काउंट करें तो नेहरू से लेकर मोदी तक कितने प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं। मैंने पर्सन बताना है कि इतने पर्सन है, 1-2 बार बने वो तो अलग बात है, वैसा नहीं बताना है। टोटल कितने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं ये बताना है। तो ये लिखे हैं P बालाकृष्णन। अभी तो न्यूज में भी चल रहा है कि जो इतना भी जम्मू कश्मीर का समस्या है उसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार हैं। अरे भाई ऐसा मत कीजिए, इनको आत्मा को शांति दीजिए आप लोग, नेहरू जी, नहीं तो शांति वन से उठकर आ जाएंगे, ठीक है, बोलने लगेंगे आपको। लायन ऑफ द स्काई जो है ये जो है से आपको लिखे हैं स्टेफन बार्कर, देख लीजिएगा। डेंजरस अर्थ जो बुक है वो लिखा गया है एलेन प्रेगर के द्वारा, और लॉकडाउन लिरिक्स जो लिखा गया हुआ संयुक्ता दास के द्वारा लिखा गया है, इसको देख लीजिएगा। तो इतना सारा इंपॉर्टेंट बुक है, 2022 का बुक है, तो इसको देख लीजिए। नेक्स्ट सेक्शन 2 जो कि जनरल नॉलेज का आएगा, तो देखते हैं जल्दी जल्दी आज। केवलादेव नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पे है, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर राजस्थान में। या केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में देखने को मिलेगा, इसको भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको पड़ेगा राजस्थान, इसीलिए इसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा।
बाकी यहाँ पे सरिस्का टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में आजकल कुछ याद रखे चाहे ना रखे, कुनू नेशनल पार्क काफ़ी याद रखिएगा, क्योंकि कुनू नेशनल पार्क काफ़ी ज़्यादा न्यूज में चल रहा है 8 टाइगर को लेकर, याद है ना, और जिसमें 5 फीमेल हैं। कहाँ से लाया गया था? नामीबिया से। नामीबिया किस कंट्री में पड़ता है? अफ्रीका में। मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ये टाइगर टाइगर बोल रहा हूँ क्या, चीता लाया गया है, चीता लाया गया है। और मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि चीता का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इसको लाया गया है, आखिर क्या जरूरी पड़ गया चीता को। विच ड्रग इज यूज टू क्योर इनकंटिनेंस। देखिए इनकंटिनेंस मतलब असंयम होता है ना, कभी कभी लोगों को अकबकाहट टाइप का होने लगता है, जो देहात से भी लोग करते होंगे या शहर से भी, सब देहात से रिलेटेड होता है, पता है मुझे। तो असंयम है ना, अकबकाहट जिसको लगता है उसके लिए कौन सा दवा दिया जाता है? उसके लिए होता है ऑक्सीब्यूटानिन। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो सारा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वो एसएससी एमटीएस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसलिए तो इसका नाम पीएससी सीरीज रखा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, स्टैटिक भी होता है, करंट का भी सेक्शन होता है। इन विच पार्ट ऑफ द सेल आर प्रोटीन्स मेड? रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, राइबोसोम्स या फिर लाइसोसोम। आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो सारा क्वेश्चन हार्ड आएगा, नहीं सारा क्वेश्चन आसान आने वाला है, तो सब मिला जुला क्वेश्चन रहेगा, तो उसको समझ चलिए। ये क्वेश्चन ईजी है, सबको पता होगा। तो राइबोसोम होता है, राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसको याद रखिएगा। दूसरा कहानी है कि अगर ये प्रोटीन है उसको पचाने के लिए कौन यूज होगा? एंजाइम। तो प्रोटीन के लिए पेप्सिन होता है, फैट के लिए याद रखिएगा ये जैसे लाइपेज यूज होता है, लाइपेज, और कार्बोहाइड्रेट के लिए एमाइलेज। तो ये सारा एंजाइम कम से कम याद रखिएगा कि इतना तीनों को पचाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए लाइसोसोम्स को ध्यान देखिएगा, कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं ना, यानी कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सेल की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। सही बात है जी? नहीं, सेल की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। सेल के न्यूक्लियस का खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। अब से गलती करके मत आइएगा इसमें। पोलियो इज अ डिजीज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। बोला जा रहा है कि पोलियो किससे होता है? बैक्टीरिया से, मॉस्किटो से, वायरस से या फिर कॉकरोच से। आंसर इसका सी हो जाएगा, पोलियो जो है यह वायरस से होता है। अब तो इंडिया में केस पोलियो को नहीं देखने को मिलता है। 2014 में ही WHO के द्वारा जो है हमको सर्टिफिकेट मिल चुका है कि अब इंडिया पोलियो मुक्त हो चुका है। पल्स पोलियो अभियान इसके लिए चलाया गया था, इसको ध्यान रखिएगा, वायरस से, मतलब वायरस होने लोग है। पल्स पोलियो अभियान पोलियो के लिए ही था, इसको ध्यान रखिएगा। वायरस से होने वाला डिजीज है पोलियो। बाकी जो कोविड-19 चल रहा है चक्कर, अभी आपको डेंगू और चिकनगुनिया भी देखने को मिल रहा है। सारा का सारा वायरल डिजीज है ना, इसको ध्यान रखिएगा। अभी डेंगू और जो चिकनगुनिया है उसका काफ़ी अभी चल रहा है न्यूज में। केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनिया इज। अमोनिया का केमिकल फार्मूला होता है NH3, इसको देख लीजिएगा। जब हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जब रिएक्ट करता है 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर निकेल या पैलेडियम कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, तब जाकर यहाँ पे NH3 बनता है। बैलेंस कीजिए, NH3 यहाँ पे 3 लगा दीजिए। इसको हार्बर प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। तो पूछेगा कि हार्बर प्रोसेस जो है वह किसको बनाने के लिए यूज किया जाता है? तो अमोनिया बनाने की यह विधि है। ये जल में बहुत ही ज़्यादा घुलनशील होता है ना, इसको देख लीजिएगा, बहुत जल्दी घुलेगा यह। विच ऑफ द फ्लोइंग है द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट? लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसको देखने को मिलेगा? ऑक्सीजन का, प्लेटिनम का, सोडियम का या टिन का? आंसर इसका ऑक्सीजन का होगा। ऑक्सीजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, तो गैस का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इसका देखिएगा तो माइनस में 218 के आसपास डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा, इतना कम होता है मेल्टिंग पॉइंट। सोडियम को टिक मत लगाइएगा, सोडियम जो है से रिएक्टिव एलिमेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा पोटेशियम है, इसको ध्यान रखिएगा। सोडियम जो है उसके बाद जैसे रिएक्टिव में आता है। ये जो है ना से किरोसिन ऑयल में इसको रखा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछते हैं क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना यह कि पानी में भी आग पकड़ लेता है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन होता है, आपको पता होगा जो, तो उसे भी रिएक्शन करके और ये आग पकड़ लेता है। और नॉर्मल ऐसे रखा जाए तो भी आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको किरोसिन ऑयल में रखा जाता है। किरोसिन ऑयल में ऑक्सीजन का कंटेंट नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, क्योंकि अगर ऑक्सीजन रहता है उसमें तो जीव तो जिंदा रहते, लेकिन उसमें डाल दीजिए किसी जीव को किरोसिन ऑयल में, वो मर जाएगा। तो आपको पता है किरोसिन ऑयल में किसी को डालिएगा तो किरोसिन ऑयल से नहीं मरता है, उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट नहीं होता है, इसके चलते वो मर जाता है। समझ रहे बात को? आंसर इसका ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। आगे है पेंटेलेन डाइट इज एन ओर या मिनरल ऑफ। किसका ओर या मिनरल है? तो यह देखिए निकेल का देखने को मिलेगा। इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा, FeNi9 एसिड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे निकेल सल्फाइड होता है, तो केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें निकेल मिनरल से निकाला जाता है निकेल का।
बाकी निकेल से आपको कुछ कुछ चीज़ याद रख लीजिएगा। एक होता है अल्निको, एल्युमिनियम प्लस निकेल प्लस कोबाल्ट, तो यह एक अल्निको मिश्र धातु यानी कि एलवाई है, उसमें निकेल पाया जाता है। और मैं कुछ चीज़ आपसे बात करूं तो और कहाँ पाया जाता है, जर्मन सिल्वर, एक है जर्मन सिल्वर, याद रखिएगा। जर्मन सिल्वर में नाम तो इसका सिल्वर है, बट सिल्वर नाम का कोई चीज़ इसमें होता नहीं है। इसमें कॉपर प्लस जिंक के साथ निकेल को मिला दिया जाता है तो यह बन जाता है जर्मन सिल्वर, ये सब ध्यान रखिएगा। टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहते हैं। यूरेनियम के खान तो जादूगढ़ आपको पता होगा, 1951 में खोजा गया था इसको झारखंड में, और 1967 से प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। Which of the following is a greenhouse gas or a gas which can deplete ozone layer? तो ओजोन लेयर को यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक फॉर्म देखने को मिलेगा, तो यह जो है ओजोन लेयर को यह खत्म कर सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखें। आंसर इसका CClF3 हो गया। CFC का फुल फॉर्म भी आपसे कभी कभी पूछ देते हैं क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। Which of these countries got, बहुत सारा क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिए, चाहूँ तो मतलब बहुत सारा 4-5 क्वेश्चन एक ही स्लाइड में डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लिया हूँ, इसलिए और भी भर भर के इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। Which of these countries got independence from यूनाइटेड किंगडम? यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता किसको मिला? तभी सोचिए कि वर्ल्ड का जो सबसे जो लार्जेस्ट मतलब इकोनॉमी है उसको जो है से यूके जो है से गुलाम बना के रखा था। कौन था वह, किसको गुलाम बनाया गया था? वह यूनाइटेड स्टेट था। अमेरिका तो तब की गुलाम बना के रख चुका है। तो आप लोग देखते होंगे जब इसको आज़ादी मिला, डेट कब है, 4 जुलाई 1776, तो उतना पहले ये आज़ाद हुआ है। ओके, तो बोला जाता है कि अमेरिका जो है सबसे पुराना डेमोक्रेसी है, सोच सकते हैं 1776 में, और भारत सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग न्यूज में अक्सर सुनते होंगे जब आप लोग को बायलैटरल टाई के बारे में बात आता है या रिलेशन के बारे में। ओके, तो इसको ध्यान रखिए 4 जुलाई जो है 1776 को अमेरिका को आज़ादी मिला था, यूनाइटेड स्टेट से, यूनाइटेड किंगडम से मिला था। और यहाँ पे देखे होंगे स्टेचू ऑफ लिबर्टी है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी वो इसको फ्रांस दिया है ना, ध्यान रखिएगा, फ्रांस जो है से स्टेचू ऑफ लिबर्टी दिया है। बाकी हमारा क्वेश्चन है कि स्टेचू ऑफ यूनिटी का हाइट कितना है, किस नदी में है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात का, ये बताइए। किन के प्रति है उनके, और उनके लिए कौन सा डे इंपॉर्टेंट मनाते हैं, कितना रियासत को जो है से यूनाइट करके स्टेट बनाए थे। एक क्वेश्चन और हो जाए कि आज़ादी के समय भारत में टोटल कितने स्टेट थे। ये क्योंकि क्वेश्चन कभी ये नहीं पूछेगा आपसे कि भारत का पहला राज्य कौन था, पूछ देंगे 25वां कौन था, 26वां कौन था, 27वां कौन था, पूछा है क्या कभी कि भारत का पहला राज्य कौन था, इस तरह से। इन्वेंटर ऑफ द इंस्टेंट नूडल वाज अ सिटीजन ऑफ विच कंट्री? भाई बहुत खतरनाक चीज़ करके चल गए ये काम। ठीक है, इंस्टेंट नूडल का आविष्कार करके चल गए हैं, वह थे जापान के पर्सन ना, ध्यान रखिएगा। अभी आप लोग मैगी 2 मिनट्स पर खाते होंगे, तो ये सब चीज़ मत खाया कीजिए, लॉन्ग टर्म में इन द लॉन्ग रन काफ़ी यह नुकसान देखने को मिलेगा। तो नूडल का आविष्कार जो किया था वह जापान के पर्सन थे। इन लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं होता, इन लोगों का कहानी सुनिएगा तो इन लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं होता है, भाग दौड़ की ज़िंदगी है। हम लोग जैसा नहीं है कि मम्मी है आई हैं सुबह से 2 घंटा लगी है खाना बनाने में, 2 घंटा तक खाना ही बन रहा है, तो वहाँ नहीं होता है। वहाँ चट से निकालते हैं, 2 मिनट में खाना बनता है, 3रा मिनट में वहाँ पे पहुँच जाते हैं मेट्रो में, ओके, 5वां-6वां मिनट में वहाँ पे काम पे, इतना फास्ट ज़िंदगी वहाँ पे हो जाता है, समझ सकते हैं। जापान भी ऐसे ब्यूटीफुल कंट्री है, सब चीज़ कहने को है, ओके, सब कुछ न कुछ खामियाँ और आपको कमी खामी देखने को मिल जाएगा, कुछ अच्छाइयाँ भी देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में है। तो इसका पहले पावर निकालना है, तो पावर निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए। एफ रहेगा तभी तो पावर निकलेगा, ठीक है, फोर्स रहेगा तभी पावर आएगा, या फोर्स नहीं है, F4 होता है फोकल लेंथ, इसको ध्यान रखिएगा। तो एफ पी इक्वल टू 1/f, तो एफ निकालने का फॉर्मूला किसको किसको याद है कि भूल चुके हैं हम? 1/f का फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u, इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट किया जाए तो v होता है इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यह होता है इमेज डिस्टेंस और ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो बोला गया है इफ द इमेज फॉर्म्ड इच एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी कि 1/20 किया जाए माइनस यहाँ से 1/25 किया जाए, एलसीएम कितना होगा 50 के 100 100, 20 25 100, 25 चौका 100, कितना आ गया, आ गया 1/100। क्लियर है नहीं है? तो 1/100 आ गया, तो क्या में आया था, सेंटीमीटर में आया था। तो एफ इज इक्वल टू अगर उस उल्टा करेंगे तो 100 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि 1 मीटर आ गया। आगे 1 मीटर, अब 1 मीटर से कहानी शुरू करते हैं। तो यानी कि एफ जो है से 1 मीटर आ चुका है। अब दूसरा चीज़ याद रखिएगा, जो भी कन्वेक्स लेंस होता है उसका पावर पॉजिटिव होता है। तो कौन कौन सा ऑप्शन कट गया, समझ गए?
तो इस तरह से काम कर लेना है। P बराबर लगाइए 1/f, 1/1 करेंगे तो कितना आएगा 1, तो 1 डायोप्टर आ गया, तो इसको देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तो इस तरह से बना लीजिएगा, सारा कुछ बता दिया। कॉन्वेक्स लेंस का पावर जो होता है वह पॉजिटिव होता है और कनकेव लेंस का पावर जो होता है निगेटिव होता है। तो इससे दो ऑप्शन तो एलिमिनेट आप लोग ऐसे कर ही सकते हैं। क्वेश्चन आएगा या क्वेश्चन एमटीएस का है, बट जेएसएससी के अलग अलग एग्जाम में इससे भी टफ टफ क्वेश्चन पूछ चुके हैं। कैपेसिटेंस का असाइनमेंट क्या होगा, वेबर होगा, फैराड होगा, टेस्ला होगा या फिर ओम होगा। आंसर इसका फैराड हो जाएगा ना, इसको देख लीजिएगा। टेस्ला तो मैग्नेटिक फील्ड का होता है और जो वेबर होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है। फैराड कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, सी से डिनोट करते हैं इसको कैपेसिटेंस। और टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का होता है बी, और ओम तो आपको पता होगा रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, सब याद रखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला होता है। पार्लियामेंट कंडक्ट डैश सेशंस ईच ईयर। पार्लियामेंट जैसे कितना सेशन जो है कंडक्ट करता है एक साल में, 1, 2 या 3? क्या कन्फ्यूजन हो रहा है कुछ? 3 सेशन होता है। 3 सेशन कौन कौन होता है? विंटर सेशन होता है, फिर मानसून सेशन होता है, और एक आपको देखने को मिलेगा बजट सेशन, ओके, जिसमें बजट सेशन सबसे बड़ा होता है। तो 3 सेशन आपको हर एक साल देखने को मिलता है, तो आंसर को लगा लीजिए, ओके। बजट सेशन, विंटर सेशन और मानसून सेशन। अभी विंटर सेशन स्टार्ट होगा। हु इज द फाउंडर ऑफ द इंटरनेशनल प्रीमियम टेनिस लीग। तो यह एक इंडियन पर्सनालिटी है, तो आप पता कीजिए कौन है। 2 ऑप्शन तो कट गया होगा, लिएंडर पेस और महेश भूपति, इंडियन प्लेयर, इंडियन है। तो 2 है, महेश भूपति जो है इसकी स्थापना किए हैं, इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग का स्थापना किए हैं। यह देखने को मिलेगा 2013 में, जिसमें फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था इंडिया में, उसी समय इसको फाउंड कर दिया गया था। महेश भूपति पर्सनालिटी हैं, तो पूछें किससे रिलेटेड है, तो टेनिस से रिलेटेड है। सारा कहानी पढ़ लीजिएगा, यही सारा है, ओके। हेडक्वार्टर इसको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। आंसर डी होगा। क्वेश्चन 15 देखा जाए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द डॉटर ऑफ द ईस्ट। द डॉटर ऑफ द बुक द डॉटर ऑफ द ईस्ट के लेखक कौन है? आंसर बेनजीर भुट्टो हो जाएगा। पाकिस्तानी एक पॉलिटिशियन देखने को मिलेंगे जो कि प्राइम मिनिस्टर बने थे। इनका यह ना ऑटोबायोग्राफी है। इसका मतलब कौन लिखे थे? तो इसका मतलब एक खुद लिखे थे। कल एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था, वह अपनी स्वेच्छा से यह कार्य करता है, तो इसमें क्या गलती है? तो स्वेच्छा का मतलब ही होता है अपना मन से, तो उसमें अपना वर्ड जोड़ना क्या हो सकता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग मत कीजिएगा। ऑटोबायोग्राफी जो होता है वह खुद से ही लिखा जाता है, ओके, तो इसमें खुद से वर्ड मत यूज कीजिएगा। द डॉटर ऑफ द ईस्ट बेनजीर भुट्टो के द्वारा लिखा गया ऑटोबायोग्राफी है, ये भी याद रख सकते हैं। तस्लीमा नसरीन जो है एक बांग्लादेश की लेखिका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा रह चुके हैं। इनके जो एक आध को बुक का नाम बताइए तस्लीमा नसरीन के बारे में। अब झारखंड जी के आ चुका है, बताना भूल गया ना, झारखंड जी के अब आ चुका है, इसको भी आइए देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग हिल्स इज ऑल्सो नोन एज द मोराबादी हिल्स। तो मोराबादी हिल टैगोर हिल के नाम से जाना जाता है, यह रांची में देखने को मिलेगा। चलिए फटाफट डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग वेस्ट इज पोल्यूटिंग सोनरेखा रिवर ऑफ झारखंड। झारखंड का जो सोनरेखा रिवर है उसको कौन पोल्यूट कर रहा है? तो देख, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है वह काफ़ी ज़्यादा पोल्यूट करता है सोनरेखा रिवर को। सोनरेखा और खरकई रिवर के ही कॉन्फ्लुएंस पर जमशेदपुर सिटी देखने को मिलेगा। यह कहाँ से निकलती है? तो रांची के नगड़ी विलेज से निकलती है, और एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कभी भी किसकी सहायक नदी नहीं बनती है, और बे ऑफ बंगाल में स्वतंत्र रूप से गिर जाती है, ओके। चलिए, सोनरेखा की खरकई और करकरी 2 रिवर इसका सहायक नदी, याद रखिएगा। और जादोपटिया पेंटिंग इज अ टाइप ऑफ फोक आर्ट इज मेनली पॉपुलर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। यह दुमका में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर देखने को मिलेगा ना, तो दुमका से यह काफ़ी निकल कर आया हुआ है, वहीं पे जहाँ पे मलुटी मंदिर है, और सेकेंड कैपिटल भी है झारखंड का ना। एक क्वेश्चन बताना चाहूँगा, जो सेकेंड कैपिटल बना था झारखंड का, यह जो दुमका, उसको बनाने में बाबूलाल मरांडी जी का काफ़ी ज़्यादा हाथ रहा था ना, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट जो सीएम थे झारखंड के, उन्हीं का हाथ रहा था। बाकी हजारीबाग से सोहराई कोबर पेंटिंग निकल के आया है ना, सोहराई कोबर हजारीबाग से निकल कर आया है। जादोपटिया को याद रखिएगा, आपका यह दुमका हो गया। और दुमका को देखिएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, यह जो है आपका संथाल परगना में डिस्ट्रिक्ट है ना, इसका एरिया सबसे ज़्यादा है दुमका का, ये भी याद रख सकते हैं। हेडक्वार्टर दुमका में ही मिलेगा, संथाल परगना का। इन विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स द फेमस दसम फॉल इज फॉर्म्ड। दसम फॉल कहाँ पे बनता है? कांची, बनई, रामगढ़ा रिवर, बुरहा रिवर। यह इसका आंसर ए हो जाएगा। कांची रिवर पर दसम वाटरफॉल बनता है। देख लीजिए यहाँ पे फॉल का नेम लिखा हुआ है, और यहाँ पे रिवर दसम कांची पे बनता है नदी पे। गौतम धारा, ओके, झारू रिवर बनता है। बुढ़ा घाट, बुढ़ा रिवर बनता है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो हाइट इसका 143
मीटर होना चाहिए। यह पूरा भारत का 21वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, रांची में देखने को मिलेगा। सॉरी, ये लातेहार में देखने को मिलेगा, 21वां है। हुंडरू के बारे में माइंड में चढ़ गया, ये सोनरेखा रांची में देखने को मिलेगा। पंचघाघ बनई रिवर पे है, ध्यान रखिएगा। हिरनी रामगुराहा रिवर पे, सदनी संक रिवर पे, पेरवा घाघ छट्टा रिवर पे, और उसरी जो जलप्रपात है वो उसरी नदी पर ही देखने को मिलेगा। तो इतना सारा कम से कम वाटरफॉल याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। आंसर इसका ए हो गया, कांची रिवर। बाकी इसमें से कौन सा एक वाटरफॉल है जिसमें बोला जाता है कि गौतम बुद्ध स्नान किए थे? गौतम धारा ना, याद रखिएगा। Which of the flowing section of the Bihar Reorganization Act 2003 mentions the formation of Jharkhand? बोला जा रहा है कि झारखंड जो बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 2000 का, उसमें कौन सा ऐसा सेक्शन था जो कि झारखंड निर्माण के बारे में बात किया है? तो वह सेक्शन नंबर 3 ना। तो धारा 3 काफी इंपोर्टेंट है, बाकी टोटल बहुत सारे धारा देखने को मिलेगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका कौन सा धारा जो है झारखंड के फॉर्मेशन में हेल्प किया था, या जिसके तहत जो है झारखंड बनाया गया था, वो इंपॉर्टेंट बनेगा। तो इसका आंसर सेक्शन नंबर 3 हो जाएगा, याद रखिएगा। बाकी हम लोग बिहार का कितना लैंड लेकर जो है से अलग हुए थे 15 नवंबर 2000 को, बताइए जरा। झारखंड का हाई कोर्ट भी इसी दिन बना था। Which of the flowing scheme replaced मुख्यमंत्री दाल भात योजना? मुख्यमंत्री दाल भात योजना जो है उसको कौन रिप्लेस किया है? मुख्यमंत्री अन्न योजना, गुरुजी किचन योजना, या गुरुजी दाल भात योजना, या फिर मुख्यमंत्री खेत खलिहान योजना? आंसर इसका खेत खलिहान क्या मतलब भाई? खाना पीना भी तुरंत बनाइए, खेत खलिहान में तो खाना बनेगा नहीं तुरंत। तो गुरुजी किचन स्कीम जो है से इसका नया नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। गुरुजी हिंदी में इसको रसोई योजना के नाम से जान सकते हैं। 2021 में इसका नाम जो है से बदल दिया गया है 10 साल के बाद, यानी कि यह योजना 2011 में शुरू हुआ था। उस समय सीएम कौन थे आपको लोग बताइए, किसके काल में शुरू किया गया था? 5 रुपया में जो है से आपको दाल भात मिल जाएगा, भरपेट भोजन दिया जाता है। अलग अलग जो है देखिएगा गवर्नमेंट बोले तो अगर स्टेट गवर्नमेंट या ऐसा ऐसा योजना शुरू करते हैं, कहीं पे अम्मा कैंटीन देखने को मिलेगा, ओके, कहीं पे दीदी कैंटीन देखने को मिलेगा, तो इस तरह से चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे भी झारखंड में गुरुजी किचन स्कीम यानी कि गुरुजी रसोई योजना है। और बताइए, तो हम लोग इतना सारा योजना शुरू कर रहे हैं हंगर को मिटाने के लिए, और बताइए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 रैंक दे दिए हैं इस वर्ष, बताइए कितना बुरा लगता है। विच इज द ओनली रिवर इन झारखंड विच इज पेरेनियल? झारखंड का कौन सा एकमात्र रिवर है जो कि 12 मासी है? नॉर्थ कोयल रिवर, साउथ कोयल रिवर, संक रिवर, या फिर सोन रिवर? आंसर डी हो जाएगा, सोन रिवर। इसको ध्यान रखिएगा, अमरकंटक से निकलता है। अमरकंटक कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। एकमात्र 12 मासी रिवर है, यह बाद में जाके गंगा रिवर में मिल जाती है, इसको ध्यान रखिएगा सोन रिवर के बारे में। फॉर विच स्पोर्ट इज गणपत राय स्टेडियम इन होटवार रांची झारखंड फेमस? होटवार झारखंड रांची में लोकेटेड है यह गणपत राय स्टेडियम। यह जो है किस खेल के लिए है? क्रिकेट, हॉकी, रेसलिंग, या फिर जिम्नास्टिक? यह आपको देखने को मिलेगा जिम्नास्टिक के लिए ना, गणपत राय स्टेडियम इन होटवार। इसको जो है से बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है ना। तो बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो 2011 में 34th नेशनल गेम हुआ था, 34th नेशनल गेम, उसमें देखने को मिलेगा यह यहीं पे हुआ था। उद्घाटन कौन किए थे? MOH फारूक ना। MOH फारूक झारखंड के 7वें गवर्नर थे। 8वें आपके सैयद अहमद मिलेंगे, 9वें द्रौपदी मुर्मू, और 10वें रमेश बैस। इस तरह से इसको याद रख लीजिएगा। तो क्या है कि झारखंड में कुछ जिम्नास्टिक का प्लेयर हैं, बताइए कुछ नेम। और अभी तो आप लोग अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो उसमें जो है कप्तानी दिया गया है वह जो है अष्टम उरांव को मिला है ना। तो अष्टम उरांव जो है ये जो है गुमला के पर्सनालिटी हैं, तो इनके बारे में आइडिया रखिए। यही कभी कमान संभाल रहे हैं अंडर 17 वीमेंस का टीम का, फुटबॉल का है। फीफा वर्ड आ जाता है, इसका मतलब फुटबॉल है। Who among the flowing deity is known as the कुंज ऑफ सखुई among the tribes of झारखंड? झारखंड जनजातियों के बीच में कौन सा देवता जो है सखुआ के कुंज के रूप में जाने जाते हैं? पिंगा, काली, सदानी, या फिर सरना? आंसर होता है ना सरना, ठीक है। सरना कोड भी जो है पास किया गया झारखंड में, आपको पता होगा सरना कोड के जो है डिमांड किया जा रहा था। तो अलग अलग एग्जाम में भी पूछे कि सरना कोड अभी हाल ही में किसने पारित किया है? तो झारखंड स्टेट है, ध्यान रखिएगा सरना कोड। तो यही इनको सखुआ के कुंज के नाम से जाना जाता है। बाकी सखुआ जो है किस ट्री को बोलते हैं, और बता सकते हैं सखुआ जो है किस ट्री को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, एक स्टेटमेंट बना दिया गया है इसको। पुनपुन रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम पलामू डिस्ट्रिक्ट एंड आल्सो फ्लोज इन बिहार एंड द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। क्या स्टेटमेंट सही है?
क्यूल रिवर के बारे में बात किया जा रहा है कि ओरिजिनेट होता है टीसरी हिल से, तीसरी हिल से या टीसरी बोलिए, जो कि गिरिडीह में पड़ेगा। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो पूछा है करेक्ट, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ना गलती मत कीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, नहीं तो सारा चीज़ जानते हुए भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो दोनों के दोनों जो है करेक्ट है, तो बिल्कुल सही है। पलामू से पुनपुन रिवर निकलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पलामू से एक और रिवर निकलती है, कौन सी रिवर? वही जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, जिसको बंगाल का शोक के नाम से जानते हैं, दामोदर रिवर। तो यही रिवर जो है पलामू से निकलती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से। तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी एक पुनपुन रिवर भी हो गया, बिहार में भी जो है आपको यह बहती है और गंगा के ट्रिब्यूटरी है, इसको ध्यान रख सकते हैं पुनपुन रिवर। क्यूल रिवर जो है यह तीसरी हिल से गिरिडीह से निकलते हैं। गिरिडीह में क्या है? तो गिरिडीह में आपको बाबा धाम देखने को मिलेगा, नहीं ठीक है जी, नहीं झारखंड धाम देखने को मिलेगा, गलती करके मत आइएगा, बाबा धाम देवघर में है। तो इस तरह का गलती कर कीजिएगा ना तो माफ नहीं करेंगे हम। आंसर इसका बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, सुमराई टेटे बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बी अवार्डेड विथ ध्यानचंद अवार्ड फॉर हॉकी इन विच ईयर? तो फर्स्ट पर्सन रहते हैं जिनको कि ध्यानचंद अवार्ड मिला था। ओके, तो वह मिला था आपको 2017 में, इसको देख लीजिएगा। सुमराई टेटे हॉकी के जाने वाले प्लेयर हैं झारखंड में ना, तो पहली बार मिला था, तो इसको ध्यान रखिएगा। व्हेन वाज दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनॉग्रेटेड? कब जो है दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इनॉग्रेट किया गया था? 1975 में। इस शिवभूमि में देखने को मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। दलमा हाथी के लिए काफी ज्यादा फेमस है, दलमा। बाकी क्वेश्चन और आने वाला है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, तो वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन होता क्या है ना कि मैं भी एक चीज़ देख चुका हूँ इसी, तो अब तक इतना पढ़ाने के बाद मुझे एक आइडिया मिल चुका है कि ना कभी कभी ना क्वेश्चन आपको 75 भी देखने को मिल जाएगा, 76 देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे ना कभी स्टेब्लिश हो जाता है और ऑफिशियल डेटा जो है तैयार करते करते जो है ना डॉक्यूमेंट जो है बनाने में 76 तक हो जाता है डेट। तो कभी कभी ना 1 साल या 1-2 साल ना आगे पीछे भी आपको देखने को मिल जाएगा डेटा। जैसे क्वेश्चन आपको मैं डिस्कस करूँगा आगे, पता चल जाएगा। तो 75 कम से कम डेट वाइज याद रखिएगा, ठीक है। ये जैसे डेट याद रखिएगा जिसमें इमरजेंसी लगा था। वेन वाज आदिवासी महासभा फोर्म्ड बाय जयपाल सिंह मुंडा? जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ? 1930, 1937, 38 या 40? आंसर इसका 38 हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था, तो उसको जैसे कैप्टन थे और गोल्ड मेडल जीते थे। इनको मारंग गोमके के नाम से जाना जाता है, मारंग गोमके के नाम से जाना जाता है। जयपाल सिंह मुंडा कहाँ से बिलोंग करते हैं? जयपाल सिंह मुंडा खूंटी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज कोल्हान यूनिवर्सिटी लोकेटेड? कोल्हान यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? रांची, पलामू, वेस्ट सिंहभूम या फिर ईस्ट सिंहभूम? आंसर इसका सी हो जाएगा, वेस्ट सिंहभूम में कोल्हान यूनिवर्सिटी है। इसको फॉर्म किया गया था 2009 में, 13 अगस्त था डेट। उसके साथ नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी भी याद रखा जाए, 17 जनवरी 2009 को फॉर्म किया गया था। और रांची यूनिवर्सिटी 1960 में बना था। रांची यूनिवर्सिटी कहीं पे आबाद आता है, तो खांची एफएम याद रख लीजिएगा, इसी से रिलेटेड है। फ्रीक्वेंसी रेंज 90.4 MHz रहेगा ना, मेगा हर्ट्ज, MHz लिख लीजिएगा। ओके, तो वेस्ट सिंहभूम में देखने को मिलेगा कोल्हान यूनिवर्सिटी। एक यहाँ पे विनोबा भावे भी यूनिवर्सिटी है ना, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी भी है। बताइए इसको कब फॉर्म किया गया था? देखते हैं कौन बताता है। आंसर सी हो गया। एक क्वेश्चन है, बताइए जितना आप लोग यूनिवर्सिटी का दर्जा होता है वह यूजीसी देती है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसका स्थापना किया गया था 1956 में, यूजीसी का। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट 5 मोस्ट पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? झारखंड में तो पॉपुलेशन आपको पता होगा, 2011 की जनगणना के अनुसार 3.929 करोड़ था। तो इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? इसका आंसर देख लीजिए, सी हो जाएगा। सबसे पहले रांची है, उसके बाद धनबाद, गिरिडीह 3rd स्थान पे आता है और ईस्ट सिंहभूम 4थे स्थान पर आता है। इसको याद रखिएगा, रांची, धनबाद, गिरिडीह, ईस्ट सिंहभूम 4 टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। बाकी कुछ चीज़ मैं आपसे टेलीग्राम पे भी शेयर करता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पहले ही बता देना चाहिए था, पता नहीं लोग यहाँ पे आते भी हैं कि नहीं आते हैं। अगर यहाँ तक आइएगा तो कम से कम टी लिख दीजिए, ताकि पता चलेगा कम से कम कि आप लोग वीडियो पूरा तो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, पता तो चले कौन कौन आ रहा है। तो टी कम से कम लिख दीजिएगा, ताकि समझे कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक आ चुके हैं। और बाकी जय हिंद जरूर लिखिएगा, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है मेरे लिए। JH, हाँ तो क्या बात कर रहा था, भूल गया शायद। हाँ, वहाँ पे ना मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें टेलीग्राम पे शेयर करते रहता हूँ, तो आप लोग उसको देखते रहिएगा। और हाँ, एक बात करना ये था कि टेलीग्राम पर मैं पोस्ट करता हूँ, तो आप लोग तुरंत आया मत कीजिए। सोशल मीडिया का यूज करने आना चाहिए आप लोग को। अच्छे से यूज कीजिएगा तो बहुत आगे तक लेके जाएगा, और नहीं तो गड्ढा में ढकेल देने वाला है सोशल मीडिया। नोटिफिकेशन आप लोग बंद रखा कीजिए। अगर मैं PPT बनाते रहता हूँ तो कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए,
तो मैं उसको तुरंत डाल देता हूँ और आप लोग तुरंत आप लोग कुछ काम कर रहे हैं, तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, तुरंत आप लोग देखने आ जाएंगे। जी नहीं, 2 घंटा में, 3 घंटा में, या फिर शाम को या सुबह में कभी भी एक बार जो है या 2 बार 3 बार खोल लिया कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। टाइम होना चाहिए कि हमको क्या बजे कितना बजे खोलना है। पता चल रहा है कि आप लोग कुछ काम कर रहे हैं, अच्छा से स्टडी कर रहे हैं, नोटिफिकेशन है तुरंत खोल लिए, तो वाला हरकत मत किया कीजिएगा, आप लोग का डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग करें, नोटिफिकेशन आप लोग बंद रखें। मुझे जब भी समय मिलता है तो जब मैं कुछ ना कुछ डालते रहता हूँ, तो चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 16 है, व्हेन वाज झार क्राफ्ट प्रोग्राम स्टार्टेड इन झारखंड टू प्रमोट सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन में के लिए झार क्राफ्ट योजना कब शुरू किया गया था? 2001, 2, 6 या फिर 9? आंसर इसका सी हो जाएगा। 2006 में झार क्राफ्ट प्रोग्राम शुरू किया गया था। बाकी झार क्राफ्ट और झार पार्क दोनों से कन्फ्यूजन, दोनों में कन्फ्यूजन न रखें। झार जो पार्क है वह 2015 में शुरू किया गया था। 2006 इसका मेन पर्पस होता है सिल्क प्रोडक्शन यानी कि सेरीकल्चर। और कुछ देख सकते हैं आप लोग, ये जो सिल्क पार्क होता है वह झारखंड में जो 4 लोकेशन पर किया गया है, रांची में, गिरिडीह, जसीडीह और खरसावां में। तो 4 लोकेशन पे सिल्क जो है पार्क देखने को मिलेगा। 2006 में इसको किया गया था। अब मैच करना है, मैं आपको बताया था उस तरह से। देख लीजिए यहाँ पे 6 जो है से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और इस्टेब्लिशमेंट ईयर है। बताइए किसका होगा, किस में? देखिए मैं जल्दी जल्दी मैच कर देता हूँ और यहाँ पे आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कोशिश करें थोड़ा मैच करने का। गौतम जो बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगा कोडरमा में है। यह इसको 1976 में फॉर्म किया गया था। इसको भी यहीं से मैच कर सकते हैं। उसका दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो भी 1975-76 बताया था ना। तो देखिए 76 भी आपको देखने को मिल सकता है। तो एक आध साल आगे पीछे होता है, सब चीज़ याद रखिएगा। तो दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ईस्ट सिंहभूम में देखने को मिलेगा और यह जो 1976 में इसको फॉर्म किया गया था। पालकोट जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये गुमला में देखने को मिलेगा और पालकोट को यह जो है 1990 में फॉर्म किया गया था। तो देख लीजिएगा पालकोट गुमला में 1990 है। उसके बाद तोप चाची जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है धनबाद में, ये जो है 1978 में इसको फॉर्म किया गया था। पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको आप लोग जो कि पलामू में लोकेटेड है, लोकेशन में याद रखिएगा, यह जो है सबको फॉर्म किया गया था 1974 में। इसको ध्यान रखिएगा। उसी समय जो है टाइगर रिजर्व इसको बनाया गया था। और बाकी बेतला नेशनल पार्क को तो 1986 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और उधवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी साहेबगंज में 1991 में इसको फॉर्म किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उधवा बर्ड सेंचुरी जो है, उधवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है से बर्ड के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे पता होना चाहिए साइबेरियन क्रेन जैसे बर्ड भी आते हैं। एकमात्र बर्ड सेंचुरी है झारखंड का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा। लोकेशन इसका साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। 1991 जितना भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप लोग को देखने को मिल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा एरिया जो है वह है 979 पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। बेतला नेशनल पार्क इसी का यह भाग है। 979 किलोमीटर स्क्वायर में है। दलमा का 195 है। क्वेश्चन 18 है, विच डांस ऑफ झारखंड वाज परफॉर्म्ड इन द 36 नेशनल गेम। 36 नेशनल गेम में झारखंड का कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया गया? आंसर हो जाएगा पाइका नृत्य। पाइका नृत्य लोग जो है सैनिक भेष में रहते हैं। इसको ध्यान रखिए, क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि कौन सा नृत्य है जिसमें जो है से जो नृत्य करते हैं वह सैनिक भेष में रहते हैं, तो वह है पाइका। मर्दानी झूमर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह मेल के द्वारा किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। और मुकुंद नायक इसको करते हैं। झारखंड में काफ़ी जाने माने फिगर देखने को मिलेंगे। मर्दानी झूमर पाइका नृत्य किया गया था। 36वां नेशनल गेम में सबसे पहला स्थान देखने को मिलेगा जो सर्विसेज होते हैं, अलग अलग जो सर्विस होता है वहाँ से निकल के आते हैं प्लेयर। आपको पता होगा रेलवे में भी स्पोर्ट्स लोग खेलते हैं तो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो सर्विस भी इस वर्ष भी टॉप किया है, आपको पता होना चाहिए। झारखंड का इसमें स्थान काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा 36 नेशनल गेम में। तो आप लोग इसको जस्ट हाफ कर दीजिएगा, पता चल जाएगा लोकेशन पोजीशन। 18वां स्थान पे है झारखंड इस वर्ष। काफ़ी बुरा पोजीशन रहा हम लोग का। 34वां नेशनल गेम में जो झारखंड में कितना आया था रैंक हमारा? 5वां जो है रैंक आया था और अभी 18वां आया है। 3 जो है हम लोग गोल्ड जीते हैं, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, इतना ही मेडल हम लोग जीते हैं। और 18 जो टोटल कितना मेडल हो गया 13 के साथ हम लोग 18वां स्थान पे हैं। तो 36 का आधा कर दीजिएगा, 18वां स्थान याद रखने में दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट में जो ऐसे सर्विसेज जितने भी सर्विसेज होते हैं और अलग अलग कोटा से, तो वो सब जो है टॉप किए हैं इस वर्ष। ओके ना, याद रखिएगा। और जो मर्दानी झूमर है यह देखिएगा, यह नागपुरी स्टाइल में किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको फंसा के कभी कभी पूछ देते हैं। सेक्शन 4 है जो कि जेपीसी कॉर्नर देखेंगे। द फैमिली हु क्लियर जंगल्स एंड प्रिपेयर लैंड्स फॉर द प्लाउ वेयर नोन एज, उसको भूइहर कहा जाता है ना। तो जो ऐसा फैमिली जो कि जंगल को साफ करते हैं खेती करने के लिए, उनको भूइहर कहा जाता है। झारखंड में जो किया जाता है शिफ्ट एंड बर्न एग्रीकल्चर, उसको करुआ के नाम से जाना जाता है ना, करुआ करुआ। और झूम खेती करने के लिए आपको पता होगा आंदोलन, टाना भगत जो आंदोलन हुआ था
अभी तो न्यूज़ में चला गया था 1914 से 1920 तक का, जो कि आपको पता होगा गांधी जी का असहयोग आंदोलन से मिल गया था। तो वो जो है से झूम खेती पर जोर दिया था। तो भूईहर से याद रखिएगा, ये सब आपको देखने को मिलेगा, भूईहर जमीन बोलते हैं। इन विलेज ऑर्गेनाइजेशन द फंक्शन ऑफ द विलेज बैगा, विलेज बैगा आपको भी पूछते हैं कि बैगा किस में होता है, तो यह उरांव जनजाति में होता है। तो गांव का जो देवता होता है उनको शांत करने का काम बैगा का होता है ना, ध्यान रखिए, गांव के जो देवता होते हैं उनको शांत करने का काम होता है ऐसा रिचुअल में। व्हाट इज द मेन प्रोफेशन ऑफ द सदान ऑफ झारखंड, सदान जो झारखंड का होते हैं वह जो है से गैर आदिवासी लोग होते हैं, इनका मुख्य पेशा एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा। Which of the flowing language has become extinct from the आदिवासी ट्राइब ऑफ झारखंड, झारखंड के आदिवासी ट्राइब में से कौन सा भाषा जैसे विलुप्त हो गया है, यह असुरी भाषा, असुरी भाषा यह जो है विलुप्त हो गया है। असुर जनजाति के लोग का जो काम था वह लोहा बनाना था, ठीक है, लोहा गलाते थे, उससे औजार बनाते थे। बाकी ठीक है, असुरी जनजाति। और लोहरा जनजाति झारखंड पूछेगा, वह एक आपको देखने को मिलेगा, यह असुर जनजाति से ही इन लोग बिलोंग करता था, इसको ध्यान रखिएगा। झारखंड में टोटल 32 लिस्टेड जनजाति देखने को मिलेंगे, जिसमें 8 जो है से आपको आदिम जनजाति देखने को मिलेगा। इतना ही झारखंड में 32 नदियां हैं और मुख्य नदियां 8 है, इसको भी याद रखिएगा, मेन रिवर्स। आंसर इसका असुरी हो गया। और बाकी असुरी भाषा पर शोध भी चल रहा है आपको लंदन के लंदन को यूनिवर्सिटी, अभी माइंड पे नहीं आ रहा है, ठीक है, देख लीजिएगा, इसको पहले बता चुका हूँ। सेक्शन 5 चलते चलते हम लोग जल्दी करंट अफेयर में डिस्कस करते हैं। इस सेक्शन को छोड़कर आप लोग मत जाया कीजिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत भर के आएगा। और सिर्फ और सिर्फ ये करंट अफेयर का सेक्शन नहीं होता है, इसमें बहुत सारे एसटीटी का भी पोर्सन जो है डिस्कस किया जाता है। एनजीएल भी आपसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपको, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। अभी आप लोगों को पता होगा यूनाइटेड जो किंगडम है उसका हम लोग 36 अभी सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं अभी हाल में, ओके, जिसको कि बाहुबली लेकर उड़ेगा, ओके, पता है ना, जीएसएलवी मार्क 3 को बाहुबली बोला जाता है, तो वही लेकर उड़ने वाला है उसको, यानी कि छोड़ेगा। तो एनजीएलबी जो है से नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल इसको बोला जाता है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, हो सकता है डायरेक्ट पूछ दें। नेक्स्ट जेन भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा, जेन का मतलब जनरेशन भी होता है। क्वेश्चन आपसे है पीएसएलवी और जेएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। आपको समाजवादी पार्टी के तो बारे में पता होगा, अभी न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है। समाजवादी पार्टी के जो फाउंडर थे मुलायम सिंह यादव, उनका अभी देहांत हो गया है, तो अभी रिप बन गए हैं। पार्टी को फाउंड किया गया था, ये क्वेश्चन से पूछेंगे, तो 1992 में इसको फॉर्म किया गया था। 3 बार सीएम रह चुके हैं, देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के, और भारत के डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो इंपोर्टेंट पर्सनालिटी बनते हैं, आने वाला क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपसे कि जो मुलायम सिंह यादव हैं वह जो है से क्या जो है से किस पद पर नहीं रहे हैं, या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डाल सकते हैं स्टैटिक में। हाँ, तो क्वेश्चन जो 36 नेशनल गेम था आ गया। सर्विसेज टॉप किया था मिडिल टेली को 36 नेशनल गेम में, 61 गोल्ड, 35 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज के साथ, टोटल 160 मेडल के साथ टॉप पे था। नेशनल गेम जो हुआ था गुजरात में अभी, तो वो 6 डेस्टिनेशन में हुआ था। 6 डेस्टिनेशन का नाम आप लोग बता सकते हैं। गुजरात जो यहाँ पर जो इसको होस्ट किया था वह 12वां स्थान पे रहा इस गेम में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा कि गुजरात जो कि होस्ट स्टेट था उसमें इसका स्थान कहाँ पे रहा। तो 13 गोल्ड, 15 जो सिल्वर और 21 के साथ ऐड कर लीजिए, 5 1 6 3 9 2 1 3 1 4, टोटल 49 आ गया 50 में से, यानी कि हाफ सेंचुरी से एक पीछे रह गए इन लोग। इंडिया का वर्किंग एज, देखिए डेटा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे होता है जो कि गवर्नमेंट का होता है, उसके डेटा से निकल कर आ रहा था कि इंडिया का जो वर्किंग एज पॉपुलेशन हो जाएगा 2041 से वो 59% हो जाएगा। कहने का मतलब 59% जो पॉपुलेशन होगा वह जो है वर्किंग एज में होगा। अभी ज़्यादा लोग काम नहीं करते हैं। कहने का मतलब जैसे कि आप लोग देखे होंगे अलग अलग टाइप के एम्प्लॉयमेंट आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें डिस्गाइज भी आता होगा और भी अलग तरह के पढ़े होंगे। तो उसमें क्या होता है, घर में 5 लोग होते हैं जिसमें सब लोग काम नहीं करते हैं, उसमें बहुत कम लोग जो है से काम करते हैं और जो एक मेंबर काम करता है बाकी लोग खाते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर एक घर में 10 लोग हैं तो नॉर्मली देखने को मिलता है कि 1 या 2% जो है काम करते हैं, ओके। लेकिन जब अगर बात करेंगे 2041 तक का डेटा आप लोग देखिएगा, तो अगर कोई जो घर है उसमें 10 मेंबर हैं तो उसमें 6 मेंबर काम करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 59% का मतलब लगभग 60% हुआ। तो ये डेटा कम से कम याद रखिएगा। मोदी जो है पहला बार जो है से चीफ मिनिस्टर गुजरात के कब बने थे, तो ये 2001 में बने थे। कितनी बार बने थे एक क्वेश्चन बताइए। टोटल मेंबर देखने मिलेगा, CICA ग्रुप है अभी, इसमें आतंकवाद को लेकर अभी काम चल रहा है इस पर, तो CICA फिर आ जाएगा न्यूज़ में, ओके। मीनाक्षी लेखी जो है सब इस पर कुछ बयान दे रहे थे, ओके। तो इसमें 27 मेंबर है, याद रखिएगा CICA में। इंडियन वीमेंस टीम अभी पता होगा, डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंडियन वीमेंस टीम जो है एशिया कप जो है 7वीं बार जीत चुका है, लेकिन यह फाइनल में 8 बार गई है। इसका मतलब है कि 7 बार तो यह जीत चुकी है, तो 8 बार फाइनल में कैसे चलेगी, एक बार हार गई होगी। तो हारी तो भाई जीता कौन, तो जीता बांग्लादेश। कब जीता, 2018 में जीता, इसको ध्यान रखिएगा। तो 7वीं बार जो है से अभी
आप लोग जीत चुके हैं। क्वेश्चन आपसे है, जो इंडियन वीमेंस टीम है, अभी एशिया कप के बारे में बात हो रहा है, वर्ल्ड कप के बारे में मत भूलिएगा। इंडियन वीमेंस टीम का अभी कैप्टन कौन है? प्लेयर ऑफ द मैच किनको जो है से घोषित किया गया है, इनको बताइएगा जरा। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी किनको घोषित किया गया, ये भी बता सकते हैं। फाइनल श्रीलंका के बीच में हुआ था, ये भी देख लीजिएगा आप लोग ना, फाइनल जो है श्रीलंका के बीच में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे डिस्कस कर रहा था कुछ डेटा यहाँ से, इसमें तो नहीं है या कुछ आगे डेटा होगा, इसको भी ना बैक करके आएंगे, या यहीं इसी के डेटा के लिए वहाँ पे है। विस्तारा एयरलाइंस के बारे में याद रखिएगा थोड़ा सा। ओके, देखिए सारा डेटा को ना रटना नहीं होता है, बट थोड़ा थोड़ा आइडिया रखिएगा। एग्जामिनर का कोई पता नहीं है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ देंगे, बट हाँ अवार्ड से, क्रिकेट से क्वेश्चन आपसे जेसीसी के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। अवार्ड हो गया, ओके, इसे भी क्वेश्चन आता है, और स्पोर्ट्स से तो आएगा ही आएगा कोई एग्जाम में, 2 से 3 क्वेश्चन इसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। विस्टारा एयरलाइंस जो है टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस का कॉम्बिनेशन है। 195 मेंबर का ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल है। हेडक्वार्टर इसका लियोन फ्रांस में देखने को मिलेगा। ओके, 1923 में इसको फॉर्म किया गया था। फुल फॉर्म भी इसका होता है इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब इंटरपोल के साथ हमारा जो देखने को मिलेगा, एक क्या बोले थे उस समय, सीबीआई ना, वह जो है एक जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर एक कैंपेन चलाया गया था। उस कैंपेन का नाम मुझे चाहिए। नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स इन हिमाचल प्रदेश कितना है? तो 68, इसको याद रखिएगा। अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, अभी तो आपका आज तो इंडियन स्टेट्स और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं नहीं लिया, अब यहाँ तक आए होंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि समझ में आएगा क्वेश्चन किस तरह से आता है। ये क्वेश्चन देखिए मैं खुद से बनाया नहीं हूँ। ओके, ये क्वेश्चन द हिंदू का जो लर्निंग सेशन आता है उसमें ये क्वेश्चन बनाया है। तो मैं बताता हूँ कि आपको तैयारी किस तरह से करना होता है। मैं वहाँ पे बता दिया था कि छत्तीसगढ़ में स्टेट डिस्कस कर दिया, उड़ीसा डिस्कस कर दिया, बिहार कर दिया, उत्तर प्रदेश कर दिया, सब में बता दिया। लोकसभा कितना सीट है, राज्यसभा सीट कितना है, ओके, विधानसभा सीट कितना है, सब डिस्कस कर दिया। क्या उसको रटना है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं रटना है। तो रटना किसको है? हिमाचल प्रदेश को याद रखना है भाई, क्योंकि मैं बोला था आपसे उस समय ही बोला था कि जो वह सब याद नहीं रखना है, जिस स्टेट का इलेक्शन होने वाला है तो वहाँ जो है से उसका जो कितना सीट है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो इसको देंगे 68 सीट है और एक ही चरण में चुनाव कराया जाएगा। अब एक टॉपिक बताइए कि जो 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ था यहाँ पे झारखंड में, ओके, वह कितना चरण में संपन्न कराया गया था, ये बताइए। ये क्वेश्चन नहीं है, विधानसभा भी हुआ था, लोकसभा भी हुआ था, सब स्टेट में लोकसभा विधानसभा का चुनाव नहीं हो पाता है। तो बताइए कितना चरण में 2019 का यहाँ पे चुनाव हुआ था। जो इंटरनेशनल डे होता है रूरल वुमेन के लिए, वह 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी याद रखिएगा, छूट गया था तो इसको भी मैं डाल दिया। तो 15 अक्टूबर को रूरल वुमेन के लिए हम लोग डे मनाते हैं। गांव जाइएगा ना, मज़ा आ जाएगा। शहर में तो ऐसा भीड़ भाड़ देखने को मिलेगा, गांव में कभी जाइए तब देखिएगा असली मज़ा क्या होता है। सरसों के खेत में जाइए, उसके बाद चना के खेत तरफ जाइए, पूरा मज़ा आ जाएगा घूमने में। उसके बाद IDX एक स्कीम स्टार्ट किया गया था डिफेंस मिनिस्ट्री, जो कि अभी निर्मला सीतारमन जी के हाथ में है। इंडिया फर्स्ट, एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, इसको ध्यान रखिएगा, इसको टिक लगा लीजिए, इसको टिक लगा लीजिएगा। इसको अब जो जो बोलूँगा मैं टिक लगवाऊंगा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं टिक लगाने के लिए बोलूँगा। आपसे नहीं करता था लेकिन ना बताऊंगा। इंडिया फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन है। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा, INS अरिहंत है। तो पूछ देगा कि फर्स्ट जो बैलिस्टिक मिसाइल कौन है जो कि न्यूक्लियर कैपेबल है, यानी कि यह मिसाइल छोड़ने में यह सक्षम है। तो INS अरिहंत वह है। INS का फुल फॉर्म क्या होता है मुझे चाहिए। ये भी क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट, इसको भी टिक लगा लिया जाए। द रैंक ऑफ इंडिया इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2022, 2021 का डाटा पुराना था, वहाँ पे शायद 103 के आसपास था शायद, या तो वो भी डाटा पुराना था तो उसको छोड़ दीजिए। अब नया डाटा याद रखिएगा, 107 याद रखना। 121 कंट्री में सोच सकते हैं कितना बुरा जो है हमारा जो है रैंक दिया गया है। 29.1 जो है हमारा जो है स्कोर है। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो डेटा आपको लेकर साथ डिस्कस किया जा रहा था, 29.1 जो है से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का स्कोर है। यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया जैसे कहाँ पे स्टैंड करता है। जाम्बिया ये भी देखने को मिलेगा, टिमोर लेस्टे, अफगानिस्तान में बताया था ना कि एकमात्र ऐसा जो है एशियन कंट्री है जो कि इंडिया से पीछे वो रहा अफगानिस्तान। तो अभी आपको पता होगा तालिबान को लेकर कितना वहाँ पे हो हल्ला मचा था अफगानिस्तान में, तो उसके चलते काफ़ी न्यूज था। तो उसका तो हालत खस्ता है, वो मतलब बनता है। हमारा क्या किए हैं हम लोग यार, इन लोगों ने पता नहीं कैसे मतलब इंडेक्स तैयार किया जाता है, पता नहीं चलता है। जबकि मैं भी देखता हूँ कि मतलब सिचुएशन तो बुरा है, मानते हैं, बट इंडिया का सिचुएशन उतना भी बुरा नहीं है। गवर्नमेंट भी, अगर स्टेट भी गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो मुझे पता है गांव में भी राशन जो है टाइम टू टाइम जैसे मिलते रहता है, तो उतना हंगर का तो प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी पता नहीं कैसे ये डेटा तैयार करते हैं। तो देख लीजिएगा, यही सारा इसका कहानी है।
तो समझ गए, बहुत सारे इसके हम लोग चलाएं। जैसे झारखंड में देखिए गुरुजी दाल भात है, किचन अब उसका रसोई योजना आप लोग नाम कर दिया, दीदी चलवे करता है दीदी किचन योजना, अम्मा कैंटीन चलता है, तो अलग एग्जाम है। बाकी अभी लॉकडाउन में भी योजना शुरू किया गया था। क्या किया गया था शुरू जो है योजना शुरू किया गया था, दाल भी दिया जा रहा था, चावल भी दिया जा रहा था। उस योजना का नाम क्या था जो कि मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था? अब यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी बोला जा रहा है कि 5 ऐसे कंट्री देखने को मिलेगा जहां पर सबसे ज्यादा जो है इंडियन डॉक्टर है। याद रखिएगा, तो इंडियन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करते हैं पूरा वर्ल्ड में, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरा वर्ल्ड में भी काफी ज्यादा रोल प्ले करते हैं। अभी तो एक डेटा भी आया था कि जो विश्व का टॉप 10 फर्म है आप लोग को देखने को मिलेगा कंपनी, उसका सीईओ कौन है? तो आपको देखने को मिलेगा इंडियन है कोई ना कोई। ओके, तो इसको याद रखिएगा। डॉक्टर डे 1 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि बिंधन चंद्र रॉय जी का बर्थडे है, जो कि वेस्ट बंगाल के सीएम के रूप में सर्व कर चुके हैं। वेस्ट इंडीज देखिए, अब ये क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे मेन टीम के बारे में बात है। वेस्ट इंडीज इज द ओनली क्रिकेट टीम टू विन T20 वर्ल्ड कप ट्वाइस, यानी कि 2 बार जो है वर्ल्ड कप जीतने वाला एकमात्र जो है विश्व का जो टीम है वह है वेस्ट इंडीज का। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। किरण पोलार्ड और क्रिस गेल। और क्रिस गेल तो पहला ऐसा प्लेयर थे जो कि T20 में सेंचुरी बनाए थे, इसको भी याद रखिएगा। क्रिस गेल जो कि वहीं वेस्ट इंडीज से ही बिलोंग करते हैं। बाकी मैं कुछ चीज़ बताता हूँ। 2014 में जो श्रीलंका जो वर्ल्ड कप जीता था T20 के बारे में बात किया जा रहा है, तो वह जो है 3 बार फाइनल में गया है अब तक, और जाने वाला सबसे ज़्यादा इसका संख्या है, ये भी याद रख सकते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो साइंटिस्ट है कोलकाता में देखने को मिलेगा इसका। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है एक न्यू स्पेसिस फाउंड किया है सरियू का। सरियू का जो है से फाउंड किया गया है, या नारकोंडम देखने को मिलेगा आइलैंड, या कि जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड का पार्ट है। अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा सर्च नहीं किया था, बट सरियू जो है ना थोड़ा सा याद रखिएगा, यार कुछ कहीं ना कहीं शेक्सपियर के कुछ लिटरेचर से रिलेटेड है, इसमें कहीं मेंशन है इसका, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसको मैं डिटेल में पढ़ने वाला हूँ, तो अभी मैं पीपीटी बना रहा था, ज़्यादा इसको स्टडी नहीं किया। बट ये सरियू जो आप लोग को देखने को मिल रहा है जीव स्पेसीज, वह शेक्सपियर से किसी न किसी तरह से रिलेटेड है। शायद उनका हो सकता है बुक में या नोवेल में कहीं ना कहीं मेंशन होगा, जिसको मैं आपको देखूंगा, उसके बाद जो है तो पुनः इसको डिस्कस करूंगा, आ ही जाएगा कभी ना कभी। सी जिनपिंग जो है पहले बार जो है से हेड बने थे चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के 2012 में, मोदी 2001 में। जो सेकंड जज केस इंट्रोड्यूस किया गया था 1993 में, उसी समय जिसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बना था उसी समय, याद रखिएगा इस तरह से। तो सेकंड जज केस आया था इंट्रोड्यूस, जज का जो अपॉइंटमेंट होता है उसके लिए सब कुछ किया गया था। लेक्चर कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप लोग को मुझे पता है कि यह फ्रूटफुल आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा है, तो अंत तक आते हैं यहाँ तक तो जे जरूर लिखिएगा। जय हिंद, काफ़ी अच्छा लगेगा, और कुछ फीडबैक दीजिएगा। तो बाकी बने रहिए, मेंटेन रहिए, रेगुलर रहिए, तो काफ़ी ज़्यादा आपका अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। बाकी प्रीवियस ईयर भी टेस्ट आप लोग आकर देख सकते हैं कि आप लोग का प्रिपरेशन सही जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। ओके, तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वंदे भारतम, जय हिंद।